आप सब पर सलामती हो। अब्दुल मन्नान तर्जी का लिखा हुआ है, दुख दिया है जिसने दुख उसको बताना चाहिए, दिल पे क्या गुजरी है मेरे ये सुनाना चाहिए, इस अंधेरे को बहर सूरत मिटाना चाहिए, कुछ नहीं तो अब चरागे दिल जलाना चाहिए, फ़र्क खासो आम रिंदों में नए साकी रहे, मैं कदामे दौर एक ऐसा भी आना चाहिए, देख कर जिसको हकीकत रश्क पर मजबूर हो, यूं तसव्वुर की तरह पैकर बनाना चाहिए, बारगाहे मीर सुल्तान में रसाई हो न हो, दोस्तों के दिल में तर्जी समाना चाहिए। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन की नाहली के ऊपर मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नाहल हो चुके हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि फैसले के अंदर तहरीरी तौर पे ये नहीं लिखा गया कि उन्हें 5 साल के लिए नाहल किया गया। कुछ लोगों की राय ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ नाहली के ऊपर कुछ और है। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पार्टी इलेक्शन पर भी जो तलवार लटक रही है वो भी हट जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में तोशाखाना में मसला क्या है? मसला ये है कि तोशाखाना में तमाम तर चीज़ें डिक्लेरेशन के तौर पर क्या पेश की गई हैं या नहीं की गई। ट्रायल के हवाले से जो बातचीत हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन दी गई थी सेशन जज को या सेशन कोर्ट को जो डायरेक्शन दी गई थी कि ट्रायल का दोबारा आगाज किया जाए और ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। अब एक समात के दौरान जब 3 बार वक्फा किया जाता है तो वो एक ही समात है, वो 3 समातों पर मुहित नहीं होती। चेयरमैन पीटीआई के वकला मौक़िफ़ ये रखते हैं कि जब दोबारा ट्रायल का आगाज किया गया है तो उसमें सुने बगैर फैसला किस तरीके से दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने किसी को अगवा कर लिया हो और उसके ऊपर 306 का पर्चा दायर हो चुका हो। अब जब तक वो पर्चा जाली है या असली है ये एक अलग बात है। जब तक जिस शख्स के अगवा का तज़किरा उस पर्चे के अंदर है, उस एफआईआर के अंदर है, जब तक वो अदालत के रूबरू जाकर बयान नहीं दे देता तब तक वो पर्चा खारिज नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से जब ट्रायल का आगाज हो जाए तो जब तक ट्रायल में मौक़िफ़ नहीं सुना जा सकता तब तक उस ट्रायल का फैसला नहीं किया जा सकता। और आपको अदम पेशी को भी बतौर सबूत साबित करने के लिए ये बताना पड़ता है कि मिसाल के तौर पे 10 पेशियां हुई और 10 पेशियों में ये हाजिर ही नहीं हुए या इनके वकला हाजिर ही नहीं हुए, इसलिए अदालत अपना फैसला जारी करती है। जब दोबारा ट्रायल की बात की गई है, एक तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरेक्शन देती है कि दोबारा ट्रायल हो और दूसरी तरफ से सेशन जज ये कहते हैं कि तमाम गवाहान को सुना जा चुका है, सिर्फ इनका बयान सुना जाएगा और फिर फैसला जारी कर दिया जाएगा। उस पर इबहाम पैदा हुआ और फिर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीजरल डायरेक्शन के मुताबिक आप मौक़िफ़ सुनेंगे और जब तक वकील हाजिर नहीं होता आपको मौक़िफ़ सुनना पड़ेगा। 12:30 बजे तक 3 बार वक्फा कर दिया जाता है। चेयरमैन पीटीआई के वकला कहते हैं कि हम जब सामने अदालत में पहुंच चुके थे तो फिर हमारा मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था, लेकिन हमारा मौक़िफ़ तब भी नहीं सुना गया और यह बददियानती के ऊपर मबनी है कि हमारे सामने ही फैसला जारी कर दिया गया और फैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया। इसलिए यह आईन और कानून के पैराए के अंदर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और यही नाइंसाफी इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ये वापस या तो ट्रायल में भेज देगा या जमानत का फैसला जारी कर देगी या उसके अलावा हमें इस केस से बरी भी किया जा सकता है। अब इसके मेरिट्स के ऊपर क्या फैसला होता है ये वक्त बताएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। जेल में वकला के जरिए चेयरमैन से राबिता होगा तो रहनुमाई लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस के फैसले में काफी कानूनी सुकम है, चैलेंज करेंगे। और राजा रियाज मनपसंद अपोजिशन लीडर हैं, वो एक ही जान और 2 कालिब हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला लंदन से आएगा। शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि नई हल्काबंदी इलेक्शन में ताख़ीर की हिकमत अमली हो सकती है। हुकूमती हलीफ ही NP मेंगल ने मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने इसे अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया और मुल्क मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से बाहर निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। उनका कहना था मरदमशुमारी के नताइज मई में आ चुके थे, मुशावरत सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी है और ये जमहूरियत भी है। उन्होंने कहा कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, जो फैसला आया है उसे हम चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल के दौरान अगर देखा जाए मरदमशुमारी का ही मामला, तो मरदमशुमारी के मामले के ऊपर जो बातें 120 दिन की जा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है। पहले वो सुने कि उन्होंने इस मौक़िफ़ में हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद क्यों की है। वो कहते हैं कि मरदमशुमारी में हमने तायीद इसलिए की है कि हमें यकीन दहानी ये करवाई गई कि कोई नई सीट नहीं निकलेगी, कहीं कोई नई नशिस्त का इजाफा नहीं होगा।
तो इसलिए हमने उसके ऊपर मिन्नो तस्लीम करने का इशारा दे दिया कि ठीक है, नई मरदमशुमारी पे चले जाएं। अब कुंवर दिलशाद जो है, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो ये मौक़िफ़ रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद है, ये उसका इस्तेहकाक नहीं है। इस्तेहकाक अलग मामला होता है कि वो चाहे तो कर सके, चाहे तो ना करे। वो पाबंद है, इलेक्शन कमीशन अपने आइन के मुताबिक पाबंद है कि मुंतखब हुकूमत जाते जाते मुंतखब हुकूमत जिस मरदमशुमारी का फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है उसी मरदमशुमारी के ऊपर नई हल्का बंदियां तरतीब देने का। अब अगर हुकूमत ये समझती है कि नई मरदमशुमारी के ऊपर नई हल्का बंदियां नहीं होंगी और नई कोई नशिस्त नहीं निकलेगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन को इबहाम में क्यों डाला, इलेक्शन कमीशन को परेशानी में मुब्तला क्यों किया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो अब पाबंद हो चुका है। जब इलेक्शन कमीशन पाबंद हो चुका है तो वह अपना ये स्टैंस रख सकता है कि हम पाबंद हैं नई हल्का बंदियां करवाने में, और नई हल्का बंदियां 90 दिन के दायरा कार के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए हमें उसे तूल देना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर जो हिमायत की है, या तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई माहिर कवानीन मौजूद नहीं थे जो उन्हें यह पैगाम न दे सके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार क्या है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद किन चीज़ों का है। अब इस मामले के ऊपर जो इबहाम पैदा हो चुका है, यह नया मंजरनामा वज़ा करेगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की, जिस दौरान पिटिशनर के वकील शेर अफजल मरवत ने अदालत के सामने पेश होकर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी पेश किया और कहा कि जेलों के हवाले से रूल्स दस्तयाब हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो भी कानून कायदा हो बता दीजिएगा, उसके मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। एक चीज ज़हन में रखें, जेलों के रूल्स में जो सहूलत है वही ऑर्डर करेंगे, जो वकला मिलना चाहते हैं बता दें, इस लिहाज से ऑर्डर कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त नंबर लगने के बाद कल दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी और इस दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की इस्तदा भी की गई है। अब इस मामले के ऊपर जहाँ पे एक फरीक को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये सिर्फ एक फरीक को दबाने की कोशिश हो रही है? मंजरनामा ये वजह हो रहा है कि कोई भी जमात 2/3 अक्सरियत के साथ मंजर आम पे नहीं आ सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तगोदो में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तगोदो में है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला नहीं रहा, ये इन दो जमातों का भी रहा है कि इन दो जमातों को अक्सरियत देकर बरसरे इक़्तिदार नहीं लाया जा सकता। अब इस मामले में किसी तीसरे ऐसे फरीक का खड़ा करना है जो इन दो जमातों को कमज़ोर कर सके, तो क्या 90 दिन के अंदर ऐसी ताकत खड़ी हो सकती है जो इन जमातों को कमजोर कर सके? कतई तौर पे नहीं हो सकती। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को देखें तो वो भी वक्त चाहती है कि इंतखाबात ताखीर से हों ताकि हम मंजर आम पे आ सकें और हम अपना हवा बना सकें। तो इसी वजह से ये परेशानी पीटीआई से ज्यादा पीएमएलएन और पीपीपी को इस वक्त लाहक है कि इलेक्शन जो है वो अपनी मुकर्रर मुद्दत पर हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर 15 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। अब 15 अगस्त तक अगर जवाब जमा कराने की हिदायत की है तो कुंवर दिलशाद साहब कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। एक बैठक के अंदर बैठकर आप जो भी फैसला कर दें वो इलेक्शन कमीशन को उससे आप आगाह कर दें, आपके पार्टी इलेक्शन हो जाएंगी। ये बराए नाम होते हैं, इसके लिए आपको कोई पूरा मंजरनामा वज़ा नहीं करना पड़ता। ये 1 घंटे की मार है, 1 घंटे के अंदर आप पार्टी को दोबारा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम चीज़ों से पाक करवा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में पाक करवाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं पेश आएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 16 माह में मुझ पर जितनी तनकीद हुई कभी उसका बुरा नहीं मनाया। तनकीद हक़ाइक़ पर मबनी होनी चाहिए, इससे रहनुमाई और मदद मिलती है। तो आपने महंगाई में इजाफा कर दिया तो आपको तनकीद क्या तो काबिल सताइश अल्फाज से नवाजा जाता। तवानाई बहरान में आपकी हुकूमत ने किरदार अदा किया तो उस पर कौन से आपके लिए तनकीदी नश्तर बचा लिए जाते। डॉलर आपकी हुकूमत में महंगा हुआ, सोना आपकी हुकूमत में महंगा हुआ, जराइम की शरह में आपकी हुकूमत में इजाफा हुआ है। तो क्या इन तमाम बातों को नज़रअंदाज करके अवाम जो है वो आपकी जय जयकार करते रहें, आपकी माला जपते रहें और कहें कि मुर्शद आप मसनद इक़्तिदार पे जितना अरसा बैठना चाहते हैं आप बैठते रहें। आप मौजूदा सूरत हाल के अंदर इलेक्शन को ताख़ीर से होने की वजह से इस वक्त बुनियादी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं। आपको खुद इस पूरे मामले के अंदर इबहाम पैदा हो चुका है कि हमारे लिए बचेगा क्या। आपने मुल्क को किस सतह पे ला खड़ा किया है? आप ये समझते हैं कि सिर्फ लैपटॉप देने से वोट मिल जाएंगे? तो हुजूर, इस अवाम के मसाइल कुछ और हैं। अवाम कर्ब के अंदर मुब्तला है, यहाँ सानेहात का हमें सामना करना पड़ता है और आप सानेहात
का सामना करने वाले लोगों की जाके दादरसी करने की बजाय कसूर के जलसों में भंगड़े डाल रहे होते हैं। सिंध के जिला सांगड़ के इलाके सरहारी के करीब इतवार की दोपहर को हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां जो पटरी से उतरी थीं, जिसके नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 60 के करीब जख्मी हुए थे। उस हादसे में हलाक होने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक सिंध के जिला सांगड़ से था। सिर्फ टंडू आदम शहर और आसपास के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 11 अफराद इस हादसे में हलाक हुए, जिनमें से बेशतर की तदफीन कर दी गई। टंडू आदम की मोहम्मदी कॉलोनी में अब्दुल गफ्फार बुजदार से अहले इलाका ताजियत के लिए आए। उन्हें शिकवा है कि इंतजामिया या हुकूमती नुमाइंदों में से कोई भी उनके पास दादरसी के लिए नहीं आया। अब्दुल गफ्फार का कहना है कि मेरी फैमिली के 5 अफराद थे, मेरी बीवी, एक बहू, 15 साला बेटी और 2 नवासे। हमारे घर के 5 अफराद चले गए, पूरा घर तबाह हो गया। हमारे 5 अफराद के लिए कफन दफन के लिए पैसे कहां से आएंगे? हुकूमत वक्त ने ना ये सोचा और ना ही कोई ताउन किया। पड़ोसियों के ताउन से हमने रात 2 बजे बच्चों को दफनाया। मोहम्मदी कॉलोनी के लोगों ने ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तदफीन के लिए अपनी मदद आपके तहत कब्रें खोद के तैयार की हैं। हुकूमत की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में इस खानदान के 3 अफराद के नाम तहरीर थे, जबकि उनके रहीम नामी नवासे को लड़की बताया गया था, जबकि अब्दुल गफ्फार के पास 5 अफराद की लाशें वसूल करने की रसीदें मौजूद थीं। ये आप देख लें, हुकूमत कहती है 3 मरे हैं, वो कहते हैं मेरे 5 मरे और रसीदें मेरे पास मौजूद हैं। अब्दुल गफ्फार तिब्बी अमले की नाअहली की शिकायत करते हुए दावा करते हैं कि उनके नवासे रहीम की सांसें चल रही थीं, जिस्म पर किसी चोट का निशान भी नहीं था। उसका इलाज दुरुस्त नहीं किया गया और इसी लापरवाही में मेरे नवासे की मौत हो गई। सरकार अब्दुल गफ्फार को यह कौन समझाए कि हुकूमत को बचाना जाने बचाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। सरकार अब्दुल गफ्फार को यह कौन समझाए कि तुम्हारे 3 अजीज थे या 5, इनके लिए अब 3 में है ना 13 में। सरकार अब्दुल गफ्फार को यह कौन समझाए कि तुम्हारे बेटे की जिंदगी इस मुल्क के तिब्बी अमले की नाअहली से चली गई तो क्या, हमारे इलाज तो बैरून मुल्क में होते हैं। अब्दुल गफ्फार के भांजे प्यार अली बुजदार कहते हैं कि हादसे की इत्तला मिलते ही वो जाए वकुआ सरहाड़ी पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके अजीजों की लाशें नहीं थीं। जिसके बाद वो PMC नवाबशाह गए, जहां पुलिस लवाहिकीन को सर्द खाने में जाने की इजाजत नहीं दे रही थी। इसी दौरान वहां कशीदगी भी हुई। उन्होंने बताया कि लाशें शनाख्त के काबिल नहीं थीं। बच्चे रहीम को चोटें नहीं लगी थी, इसलिए उसे पहचान लिया, जबकि खवातीन को कपड़ों और हाथों में पहने गए जेवरात की मदद से शनाख्त किया। प्यार अली के मुताबिक ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन हौसला करना पड़ता है। वो कहते हैं कि 2 साला बच्ची के हाथ पांव कटे हुए थे, 15 साला हसीना के भी जिस्म के टुकड़े थे। अस्पताल इंतजामिया ने उनकी मैयत को किसी ताबूत में नहीं डाला था। जब सर्द खाने से एम्बुलेंस में डाला तो मैयतों के जिस्मानी आज़ा गिर रहे थे। उनके मुताबिक एम्बुलेंस सर्विस भी सिफारिश के जरिए मिल रही थी। वो अपने अजीजों की 3 लाशें एक एम्बुलेंस में लाए, बाकी 2 बाद में दूसरी एम्बुलेंस में लेके आए, जिसका किराया खुद अदा किया। हुजूर वाला, ये सिर्फ एक खानदान के 5 अफराद और उनके अहले खाना की हालत ज़ार है। इसके अलावा न जाने कितने अफराद हुकूमती इदारों की नाअहली और सितम ज़रीफ़ी का शिकार हुए होंगे। जिम्मेदार कौन है, कसूरवार कौन है? इसका रोना रोते रोते अब ये सवाल भी बेमानी लगने लगते हैं। ऐसे लगने लगता है कि जैसे अमीर अयाशियों और शाह खर्चियों के लिए जिंदा हैं और गरीब गुर्बत का रोना रोते रोते ऐसे हादसात में मरने के लिए। जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।